दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग की, जिनका नाम सुनते ही हमें अचीवमेंट, आरोगेंस, एटीट्यूड, नेवर गिव अप मेंटालिटी, कंट्रोवर्सी, स्लेजिंग जैसी चीजें याद आने लगती है। पॉन्टिंग एक ऐसे क्रिकेटर थे जो फील्ड पर एक गैंगस्टर की तरह चलते थे। पॉन्टिंग का अग्रेशन और उनका फियरलेस एटीट्यूड उन्हें दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन कप्तान बनाती है। उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। जब वो क्रीज पर आते थे ऐसा लगता था जैसे एक मॉन्स्टर आया है जो पूरे ग्राउंड पर अपनी मनमानी करेगा। पॉन्टिंग सिर्फ जीतना नहीं बल्कि ओपोनेंट्स को रौंद कर कुचल कर जीतने में विश्वास रखते थे। पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे खतरनाक टीम बनाया। उनकी कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार वर्ल्ड कप और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। पॉन्टिंग न सिर्फ एक बेहतरीन कप्तान थे बल्कि एक बेमिसाल खिलाड़ी भी थे। उनका बैट नहीं रन मशीन था। पॉन्टिंग का रन बनाने का तरीका, उनका स्लेजिंग, मैदान पर उनके तेवर, उनका अग्रेशन, उनका डोमिनेंस, गेम पर उनका कंट्रोल, इन्हीं सब चीज़ों से पॉन्टिंग उस टाइम एक रियल मॉन्स्टर बन चुके थे। तो इस वीडियो में हम शुरू से जानते हैं कैसे पॉन्टिंग एक लेजेंड प्लेयर बने। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिकी पॉन्टिंग का क्रिकेट के साथ रिश्ता बचपन से ही था। तस्मानिया का ये लड़का महज 17 साल की उम्र में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी कम उम्र में क्रिकेट के प्रति जुनून, अग्रेशन देखकर उनके कोच रोड मार्श ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहा था। साल 1995 में पॉन्टिंग को ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिलता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होते हैं। ये बात पॉन्टिंग को बहुत खटक रही थी। वो अगले मौके की तलाश में थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पॉन्टिंग को उसी साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने का मौका देती है और पॉन्टिंग इस तोहफे को दोनों हाथ से कबूल करते हैं। उस मैच में पॉन्टिंग ने 96 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि पॉन्टिंग अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन अब तक ऑस्ट्रेलिया को एक नया लड़का मिल गया था जो अपने दम पे मैच को निकालने का दमखम रखता था। 1997 में पॉन्टिंग का एशेस डेब्यू होता है और डेब्यू मैच में ही पॉन्टिंग 127 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल लेते हैं। इस पारी से न ही सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में एक ऐसा अग्रेसिव बैट्समैन का जन्म हुआ है जो एशेस जैसे प्रेशरफुल और खतरनाक मैचों को बड़े ही सरल तरीके से खेलता है और यहीं से उनका एशेस की लेगेसी की शुरुआत भी होती है। 1995 से लेकर 1999 तक पॉन्टिंग टीम के अंदर बाहर होते रहे। फिर आता है 1999 का वर्ल्ड कप, जिसमें चैंपियंस भरे पड़े थे। मार्क वा, स्टीव वा, मैग्राथ, शेन वॉन, गिलक्रिस्ट, माइकल बेवन। ऐसी टीम में खुद का वजूद साबित करना पॉन्टिंग के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन इन सभी चीज़ों को ओवरकम करते हुए पॉन्टिंग ने उस टूर्नामेंट में 354 रन 40 के औसत से बनाए। ऑस्ट्रेलिया जो वन साइडेड वर्ल्ड कप को जीतती है, उसमें पॉन्टिंग ने अहम भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड कप के बाद पॉन्टिंग श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने जाते हैं, जहां सीरीज तो 1-0 से ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, लेकिन पॉन्टिंग के बल्ले से खूब सारे रन निकलते हैं और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी दिया जाता है। पॉन्टिंग ने इस सीरीज में 253 रन बनाए, वो भी 84 के शानदार औसत से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म रहे या ना रहे, पॉन्टिंग का बल्ला गरज रहा था, चाहे वो इंडिया के खिलाफ 125 रन हो या पाकिस्तान के खिलाफ 197 रन। पॉन्टिंग का स्ट्राइक रेट हो या एवरेज, हर चीज़ अब पीक पे थी। इसी परफॉर्मेंस के चलते पॉन्टिंग को वाइस कैप्टन भी बनाया गया। अब पॉन्टिंग की जगह ऑस्ट्रेलियन टीम में पक्की थी। 2001 के एशेस में पॉन्टिंग कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए और उनका फ्लॉप शो शुरू हो चुका था। इससे पहले इंडिया के खिलाफ पॉन्टिंग सिर्फ 17 के एवरेज से रन बनाते हैं, जहां टूर्नामेंट में हरभजन से हर बार वो आउट हुए थे। लेकिन जल्द ही पॉन्टिंग अपने आप को पटरी पर लाते हैं, जहां पर पॉन्टिंग 216, 144 और 72 रन बनाकर अपने आप को फिर से फॉर्म में लाते हैं। यानी से लेकर 2002 तक पॉन्टिंग का लर्निंग फेज था, जहां पर मार्क वा, स्टीव वा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ पॉन्टिंग क्रिकेट को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जहां पर वो रन बना रहे थे, जहां पर उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। वहीं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ फॉर्म भी हो गए थे। अब पॉन्टिंग एक परिपक्व खिलाड़ी बन चुके थे। उन्हें हार को जीत में बदलना आ रहा था। उनके बल्ले से खूब सारे रन निकल रहे थे। तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की, एक ऐसा मौका जो दुनिया को एक पंटर देने वाला था, एक जिद्दी कप्तान देने वाला था और एक कभी न हार मानने वाली आरोगेंट ऑस्ट्रेलियन टीम को देने वाला था।
अब पॉन्टिंग फॉर्म में तो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म खराब चल रहा था। स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हार जाती है। इस खराब प्रदर्शन की वजह से स्टीव वॉ को कप्तानी से हटाया जाता है और पॉन्टिंग बनते हैं ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान। कप्तान बनते ही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत जाती है। इस दौरान पॉन्टिंग टेस्ट मैच में 100 रन नॉट आउट रहकर ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड टेस्ट मैच जिता देते हैं, वो भी विनिंग हिट 6 लगाकर। फिर अगले ही टेस्ट मैच में पॉन्टिंग 89 रन बनाते हैं। इस पूरे सीरीज़ में पॉन्टिंग 308 रन, वो भी 77 का कमाल के औसत के साथ रन बनाते हैं। फिर पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश करके सीरीज़ अपने नाम करते हैं। पहले टेस्ट मैच में 141 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल लेते हैं। फिर अगले ही टेस्ट मैच में 150 रन बनाते हैं। इस सीरीज़ में भी पॉन्टिंग के बल्ले से 342 रन निकलते हैं 85 के बेहद शानदार औसत से। अब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वॉ ब्रदर्स खेल नहीं रहे थे। पॉन्टिंग एक तरफ सीरीज़ पे सीरीज़ जीत रहे थे, तो दूसरी ओर उनका बल्ला जैसे रन मशीन बन चुका था। एक ही समय में उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर के साथ हो रहा था बैटिंग की वजह से, तो फील्डिंग की वजह से उनकी तुलना जॉन्टी रोड से भी हो रही थी। अब सचिन का अब 2002-2003 के एशेस में रिकी पॉन्टिंग फिर से अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। पहले मैच में 123 रन, दूसरे में 154 रन, तीसरे में 68 रन, ऐसे करते करते 417 रन तो सीरीज़ में पॉन्टिंग ने बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वीबी सीरीज़ भी अपने नाम कर लिया था। 2003 के वर्ल्ड कप के लिए रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन चुना गया। पहले ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, फिर इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से क्रश किया। फिर सुपर 6 स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ पॉन्टिंग 114 रन बनाकर मैच जीतते हैं। फिर आता है फाइनल का वो मैच जहां पे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाकर सचिन और सौरव गांगुली सबकी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन पॉन्टिंग के इरादे कुछ और थे। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 का पहाड़ जैसा लक्ष्य इंडिया के सामने रखती है। 140 रनों की नाबाद पारी खेल लेते हैं। ये पारी आज तक वर्ल्ड कप के फाइनल के हिसाब से सबसे बेहतरीन पारी मानी जाती है। इस मैच में इंडिया को बुरी तरह से हराने के बाद पॉन्टिंग वर्ल्ड कप को फिर से ऑस्ट्रेलिया की झोली में डालते हैं। इस वर्ल्ड कप में सारे 11 मैच जीतकर अपनी डोमिनेशन का सबूत पॉन्टिंग दुनिया के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप के बाद पॉन्टिंग और खूंखार बन गए। वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर में इतना धोया कि दुनिया देखती रह गई। पहले मैच में सेंचुरी, फिर 42 नॉट आउट, अगले मैच में डबल सेंचुरी। ऐसे करते करते पॉन्टिंग उस सीरीज में 523 रन बनाते हैं, वो भी 130 की शानदार औसत से। इसके बाद पॉन्टिंग ओपोनेंट्स को इतना धोते चले गए कि दुनिया हैरान थी। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को तो नाश्ते में खाने लगे थे पॉन्टिंग। है टीवीएस कप, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ उनका शानदार फॉर्म जारी रहा। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को और इंडिया को हराकर ट्रॉफी अपने नाम करती है। इसके बाद पॉन्टिंग इंडिया के खिलाफ बैक टू बैक डबल सेंचुरी लगाते हैं। एक ही कैलेंडर ईयर में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले ब्रैडमन के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी पॉन्टिंग बन जाते हैं। इतने सारे शानदार परफॉर्मेंस के बाद पॉन्टिंग को टेस्ट का कैप्टन भी बनाया जाता है। स्टीव वॉ रिटायर होते होते पॉन्टिंग को खुद से ज़्यादा कुशल कैप्टन और बड़े बल्लेबाज बताकर चले जाते हैं। पॉन्टिंग अपने टेस्ट मैच की लेगेसी 3-0 से श्रीलंका को हराकर करते हैं। साल 2004 और 2005 में पॉन्टिंग ने सारे टेस्ट मैच जीत लिए थे। इसी साल उन्होंने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराकर क्लीन स्वीप भी किया था। इस प्राइम फॉर्म के चलते उन्हें आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट 11 और ओडीआई 11 का कैप्टन भी बनाया गया। अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जीत ही नहीं रही थी, बल्कि विरोधियों को कुचल भी रही थी। हर सीरीज, हर टेस्ट मैच में उनका डोमिनेशन पीक पे था। इस दौरान पॉन्टिंग के पंटरों ने वर्ल्ड 11 की टीम को भी क्लीन स्वीप किया। क्या एरा था, जो सामने आ रहा था उन सबको उड़ा रहे थे। ये सब पॉन्टिंग का कमाल था। 2006 में पॉन्टिंग ने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जैसे टीमों को वाइट वॉश किया। पॉन्टिंग हर सीरीज़ में लगभग 500 रन बना रहे थे। इस प्राइम फॉर्म की वजह से
पॉन्टिंग को फिर से वर्ल्ड टेस्ट 11 का कैप्टन बनाया गया। में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है। फिर 2006 में ही पॉन्टिंग की टीम एशेज को अपने नाम कर लेती है, जहां पर इंग्लैंड को 5-0 से बेहद शर्मनाक रूप से हराते हैं। इस सीरीज में पॉन्टिंग 576 रन बनाते हैं, वो भी 82 के शानदार एवरेज से। फिर आता है 2007 का वर्ल्ड कप। अब तक पॉन्टिंग और टीम ऑस्ट्रेलिया का खौफ वर्ल्ड क्रिकेट में इतना था मानो हर आईसीसी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम ही होती थी। 2007 का वर्ल्ड कप का हाल भी यही था। ऑस्ट्रेलिया आती है और पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक बगैर एक भी मैच को हारे हुए वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लेती है। अब तक ऑस्ट्रेलियन टीम अपने पीक पर थी, उन्हें हराना नामुमकिन सा था, लेकिन हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। इस ऑस्ट्रेलियन टीम का भी डाउनफॉल 2007 और 2008 से ही शुरू हो चुका था, जहां पर शेन वॉर्न और मैकग्राथ जैसे खिलाड़ी रिटायर हो रहे थे। वहीं इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाकर दुनिया को ये दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया जा सकता है। ये वो पीरियड था जहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत से ज़्यादा अपने अड़ियल रवैये की वजह से सुर्खियों में था, जैसे मंकी गेट स्कैंडल। इस दौरान पॉन्टिंग पर रेसिज्म का आरोप भी लगाए गए। इंडियन प्रेस रिपोर्टर के साथ अग्रेसिव होने का आरोप भी उन पर लगे। गांगुली को एम्पायर से पहले पॉन्टिंग ने खुद ही आउट घोषित कर लिया था। ऐसे एक नहीं कई सारे कंट्रोवर्सी से ऑस्ट्रेलिया गुजर रही थी, जिसका सीधा असर ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस पर नज़र आ रहा था। फिर आता है सीबी सीरीज़, जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराती है। अब वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी का नाम छाया हुआ था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है और टेस्ट सीरीज़ हार जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। जिस टीम के सामने लोग मैच खेलने से डरते थे, अब उन्हीं के आंखों में आंखें डालकर लोग सीरीज़ भी जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया इसी दौरान एशेज भी हार जाती है। फिर आता है 2011 का वर्ल्ड कप। पॉन्टिंग के एक्सपीरियंस के चलते उन्हें इंडिया वर्ल्ड कप खेलने भेजा जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप में कभी ना हारने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम इस बार क्वार्टर फाइनल से ही बाहर होती है। इंडिया से हार के बाद उनके वर्ल्ड कप में अनबीटन होने का स्ट्रीक भी टूट जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया ना ही जीत रही थी, ना पॉन्टिंग के बैट से रन निकल रहे थे। इन सब के बीच पॉन्टिंग अपनी कप्तानी से इस्तीफा देते हैं। फिर 2012 में टेस्ट से रिटायरमेंट और 2013 में ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनकी कप्तानी के वो 9 साल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में वो सब कुछ देखा जो हर खिलाड़ी अचीव करने का सपना देखता है। प्लेयर पॉन्टिंग ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी। उनका पुल शॉट तो गजब का था, उनका कट शॉट, उनकी फील्डिंग, स्लिप पर उनके कैचेस, मैदान पर उनका अग्रेशन, उनका बैटिंग करने का स्टाइल, बड़े मैचों में शतक बनाने का तरीका, ये सब चीज़ें मिलाकर पॉन्टिंग को एक बढ़िया प्लेयर बनाती है। पॉन्टिंग का विनिंग स्ट्रीक कमाल का था। 2011 तक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में अनबीटन थी और लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड भी पॉन्टिंग के नाम है। एज अ कैप्टन पॉन्टिंग 229 मैचेस में कप्तानी की है, जिनमें से 164 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जीती है विद अ विनिंग परसेंटेज ऑफ 71.62। टेस्ट मैच में भी पॉन्टिंग का विनिंग परसेंटेज 62.34 है। ये सब आंकड़े देखकर ऐसा लगता है जैसे पॉन्टिंग से बेहतर कप्तान वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक पैदा नहीं हुआ। एज अ प्लेयर ओडीआई और टेस्ट मिलाकर पॉन्टिंग ने 27,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 71 सेंचुरीज़ हैं। सचिन और कोहली के बाद आज दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी पॉन्टिंग है। तो दोस्तों, ये था रिकी पॉन्टिंग का सफ़र। एक अग्रेसिव और फेयरलेस क्रिकेटर जिसने कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने डेडिकेशन और पावरफुल गेम से ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे खतरनाक टीम बना दिया था और अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं जिसे हम और आप जैसे क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे। अगर पॉन्टिंग की ये जर्नी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।